हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 10th मैथ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब वृत्त अपना स्टार्ट किए हैं, तो वृत्त में प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में यानी 9 में क्या बोला है कि आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। आपको फिगर बनाया है, आप फिगर बुक का ही देखो। ये आपका क्या है, एक वृत्त है ना। इस वृत्त पे क्रमशः दो स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा आपका इधर से गया है और एक स्पर्श रेखा आपका इधर से गया है। और ये दोनों कैसी स्पर्श रेखा है, समांतर। समांतर यानी चलो इसको बोला है कि इस पॉइंट को बोला है एक्स, इस पॉइंट को बोला है y, इस पॉइंट को बोला एक्स डैश और इस पॉइंट को बोला है y डैश ना। फिर ये केंद्र क्या है, O है, और ये कहाँ स्पर्श कर रहा है, P और Q पर। और इन दोनों को देखो मिलाया है तो ये केंद्र से होके जा रहा है और ये सीधी रेखा भी है। एक बिंदु इधर है A और एक बिंदु इधर है B ना। सवाल में फिर आगे बोला भी है स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा एक बिंदु, इस वृत्त पर एक बिंदु है C ना। ये C कैसा बिंदु है, आप जब A को C से मिलाओगे कुछ इस तरीके से यहाँ तक, तो ये कहाँ काटा है, इसको A पर काट रहा है और इसको B पर, यानी B पॉइंट आपका यहाँ पर है। ठीक है, आपको सिद्ध करना है कि कोण AOB बराबर 90 अंश। कोण AOB यानी देखो A से O के मिलाओगे और फिर इसको आप B से मिलाओगे तभी तो आपका AOB मिलेगा। तो ये जो आपको कोण AOB पूछा है आपको सिद्ध करना है, ये कितना है 90 अंश। तो बाकी अब सब कुछ आपको लैंग्वेज नहीं है। तो यहाँ पर सवाल आप समझ आ रहा है ना। सवाल में क्या है, एक वृत्त है, इस वृत्त पे दो स्पर्श रेखा एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश है और ये दोनों स्पर्श रेखा एक दूसरे क्या है, समांतर है। तो यानी P और Q क्या हुआ, आपका स्पर्श बिंदु हुआ। इन दोनों स्पर्श बिंदु ये दोनों ऐसे हैं कि इनको जब मिला हो तो ये केंद्र से होके जा रहा है, यानी एक प्रकार का ये क्या हुआ, व्यास। व्यासुवक नहीं हुआ। ठीक है, अब एक स्पर्श बिंदु है C ना, इसको C ना बोल के थोड़ा आप यहाँ पर C बोल दो। एक स्पर्श बिंदु आपका क्या है C। अगर इस स्पर्श बिंदु पर हमने एक स्पर्श रेखा खींचा है तो ये इन स्पर्श रेखाओं को क्रमशः A और B पर प्रक्षेपित किया है। हमको सिद्ध करना है कि जो कोण AOB है ये कितना है, 90 अंश। पहले आओ इसके बारे में आप लिख लो। दिया है, क्या दिया है, O केंद्र वाला एक वृत्त है, O केंद्र वाला एक वृत्त है। ठीक, अब ध्यान से देखो, अगर ये वृत्त है और ये आपका क्या बाह्य बिंदु का कार्य कर रहा है कि नहीं कार्य कर रहा है, बोलो ये बाह्य बिंदु का कार्य कर रहा है। तो अगर यह स्पर्श रेखा है तो आप ये बोल सकते हो कि A से यह स्पर्श रेखा है, और यह पूरा अगर स्पर्श रेखा यानी आप बोल सकते हो B से यह स्पर्श रेखा है। यह भी स्पर्श बिंदु है यानी B से यह स्पर्श रेखा हुआ, और A से भी स्पर्श रेखा बोल सकते हो आप इसको किसी भी तरीके से। तो आप पहले लिख दो कि वृत्त के बिंदु P और Q पर क्रमशः दो समांतर स्पर्श रेखाएं एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश है ना। वृत्त के स्पर्श बिंदु, वृत्त के स्पर्श बिंदु P और Q से क्रमशः दो समांतर स्पर्श रेखाएं, क्रमशः दो समांतर स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं ऐसे लिख दे एक्स डैश वाई डैश तथा एक्स वाई है। ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हो। सबसे पहले आपको एक्स वाई बोलना पड़ेगा, फिर आपको एक्स डैश वाई डैश बोलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब आपने यहाँ पे लिखा है वृत्त के स्पर्श बिंदु P और Q, तो पहले आप P बोले हो, पहले आप किसके बारे में बोले हो, तो P से जो स्पर्श रेखा जा रहा है उसको आपको पहले लिखना पड़ेगा। Q को आपने बाद में बोला है तो Q से जो स्पर्श रेखा होकर जाएगा उसको आपको बाद में लिखना पड़ेगा। यही तो मतलब होता है क्रमशः। क्रमशः का मतलब P वाला, ये जो P वाला पहले वाला है, Q बाद में, तो Q वाला बाद में। तो यानी यहाँ पर पहले x और y लिखना पड़ेगा, फिर x डैश और y डैश लिखना पड़ेगा। तो क्रमशः का ये मतलब होता है। तो दो समांतर स्पर्श रेखा x y और x डैश y डैश है। बात समझ में आ रहा है ना। और ये दोनों समांतर है, आपने लैंग्वेज बोल दिया है। ये भी तो एक स्पर्श बिंदु है C। वृत्त पर या वृत्त के स्पर्श बिंदु, वृत्त के स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु क्या C से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा, से होकर जाने वाली
स्पर्श रेखा किसको, ये जो स्पर्श रेखा एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश है स्पर्श रेखा, इस स्पर्श रेखा का नाम हम क्या बोल दे, ए बी, स्पर्श रेखा ए बी। स्पर्श रेखाओं, या सीधा बोल दो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, क्योंकि अब आपने एक बार ऊपर बोल ही दिया एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश क्या है, तो बार बार ये बताना जो नहीं कि ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश को क्रमशः कहाँ कहाँ काटती हैं, को क्रमशः ए और बी पर प्रतिच्छेद करती है या उस पर काटती है। क्या इतने लैंग्वेज में किसी को दिक्कत है? ठीक है। और आपको लिए सबसे बेस्ट ये भी रहेगा कि आप पहले से ए बी बताओ मत, क्योंकि जब आपको बाद में बताना है कि ए और बी, तो केवल आप बोल दो कि सी से जो स्पर्श रेखा जा रहा है ये स्पर्श रेखा एक्स वाई को और एक्स डैश वाई को कहाँ काट रहा है, ए और बी पर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिद्ध क्या करना है वो भी लिख दो, सिद्ध करना है। देखो लैंग्वेज लिखना समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, धीरे धीरे सिद्ध करना है। क्या, एंगल ए ओ बी बराबर, एंगल ए ओ बी ये बराबर कितना है, 90 अंश। तो इसको कैसे सिद्ध करोगे आप, अब ध्यान से देखो, आपको ये पता है तो अभी हम इसको मिटाते हैं। ये भी स्पर्श बिंदु है, बोलो ये स्पर्श बिंदु है। क्या हम इसको केंद्र से मिला सकते हैं नहीं मिला सकते हैं, तो हमने इसको क्या किया, केंद्र से मिलाया। तो आपको पता है जितना कोणीय होगा उतना कोणीय होगा, बोलो क्यों, वृत्त, केंद्र, बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा, तो ये जहां स्पर्श बिंदु हुआ, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के द्वारा केंद्र पर कुछ कोण बनेगा। तो अगर आप बाह्य बिंदु को केंद्र से मिला देते हो तो यह जो रेखा होता है केंद्र पर बने कोण को क्या कर देता है, समद्विभाजित कर देता है, नहीं कर देता है। तो क्या ये बाह्य बिंदु का कार्य कर रहा है, ये केंद्र का कार्य कर रहा है। तो बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली ये रेखा हुई, बोलो। तो बाह्य बिंदु से ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा हुआ, तो ये स्पर्श बिंदु हुआ, स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाओगे तो ये त्रिज्या का काम कर रहा है, त्रिज्या के द्वारा केंद्र पर ये पूरा कोण बना था, तो केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या के द्वारा केंद्र पर बने कोण को क्या कर देते, समद्विभाजित। यानी कोण 1 ये किसके बराबर हो जाएगा, कोण 2 के। तो एक काम करो, इसको चलो बोल देते हैं कोण 1 और इसको क्या बोल देते हैं, कोण 2। बात समझ आया कि नहीं समझ आया। सेम वैसे क्या ये भी बाह्य बिंदु का कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहां से देखो एक स्पर्श रेखा ये हुआ, एक स्पर्श रेखा ये हुआ, तो ये स्पर्श बिंदु का काम किया। तो स्पर्श बिंदु से होके जाने वाली त्रिज्याओं के द्वारा केंद्र पर बना कोण यही होगा। तो अगर केंद्र को और बाह्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होगी, इस रेखा को मिलाओगे तो इस कोण को भी क्या कर देगी, समद्विभाजित कर देगी। यानी जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। क्या ये बात समझ में आया। तो यानी चलो इसको बोल देते हैं कोण 3 और इसको हम क्या बोल देते हैं, कोण 4। तो पहले आओ इसको लिखो। तो पहले आपने सबसे पहले क्या किया, ओ को सी से मिलाया ना, बिंदु या रचना करके हल्का से एक पॉइंट आप लिख देना, रचना ना। चलो रचना में आपने क्या लिखा, बिंदु केंद्र ओ को स्पर्श बिंदु सी से मिलाया, केंद्र ओ को स्पर्श बिंदु का नाम बताओ, सी। स्पर्श बिंदु बहुत सारे हैं ना, एक ये भी स्पर्श बिंदु है, एक ये भी स्पर्श बिंदु, ये तो किस स्पर्श बिंदु को मिला रहे हो, सी को। स्पर्श बिंदु सी से मिलाया, ठीक। और अब जैसे मिलाए, चलो आप इन कोण को कुछ बोल दो, माना कोण, माना। और अगर आप फिगर में 1 2 3 4 कोण दर्शा दिए, फिर आपको इन कोण के बारे में अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पूरा फिगर में दर्शा दिया ना कि एक कोण क्या है, POA, फिर 2 कोण क्या है, AOC, 3 कोण क्या है, COB, चौथा कोण क्या है, BOQ। तो इसको फिर रहने देते हैं लिखने के, बस आप सीधा बताओ। चूंकि कोण 1 ये बराबर है किसके, कोण 2 के, और कोण 3 ये बराबर है कोण 4 के। क्यों क्यों बराबर है, क्योंकि बाह्य बिंदु को, ये बाह्य बिंदु का कार्य कर रहा है नहीं कर रहा है, बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदुओं से होके जाने वाली त्रिज्याओं के द्वारा केंद्र पर बने कोण को क्या कर देती है, समद्विभाजित कर देती है। तो ये लिख दे पूरा बात। चलो एक एक के लिए आप लिख दो, क्योंकि आप रिवीजन करो, आपको समझ में आए। चूंकि बिंदु ए से AP, या ऐसे बताओ, बिंदु ए से स्पर्श बिंदु P और C पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं। अरे ये बाह्य बिंदु ए है,
इससे P पर और इससे C पर, ये दोनों स्पर्श रेखा हुआ कि नहीं हुआ, तो वही हमने लिखा है। अब यहाँ पर आपको मानो एक लाइन और एक वर्ड और यूज कर देना, बाह्य बिंदु, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बाह्य बिंदु A से स्पर्श बिंदु A और स्पर्श P और C पर क्या है, दो स्पर्श रेखाएं हैं। P और C पर दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखा है। तो इसलिए क्या हुआ, अगर ये स्पर्श रेखा हुआ तो फिर ये स्पर्श बिंदु हुआ, तो स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली ये त्रिज्या हुई, तो त्रिज्या के बीच जो कोण पूरा बनेगा, ये कोण दो बराबर भाग में बढ़ जाएगा जब आप केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाओगे। अब बताना दिस इंप्लाइज दैट कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, और रीजन अपना कोष्ठक में देना। रीजन क्या दोगे, लैंग्वेज बोलो, रीजन जो दोगे बताओ क्या लिखो हम यहाँ पर, रीजन में क्या लिखोगे, लैंग्वेज नहीं याद है ना, ध्यान से देखो, लैंग्वेज याद करना सीखो। ये लैंग्वेज, ये आपका वृत्त है, ये आपका बाह्य बिंदु है। बाह्य बिंदु से आप क्या करते हो, वृत्त पे स्पर्श रेखा अगर खींचोगे तो वृत्त को जहां जाके स्पर्श किया उसको क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। मान लेते चले ये बिंदु P है, ये A है और ये B है, समझने के लिए। और कहीं न कहीं होगा केंद्र, बोलो। तो इस स्पर्श बिंदु से होके जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से होके जाने वाली त्रिज्या के द्वारा केंद्र पर कुछ कोण बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अगर बाह्य बिंदु को आप केंद्र से मिला दोगे तो बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है इन कोण को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो लिखोगे कैसे, बाह्य बिंदु तथा केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये जो रेखा है, ये रेखा, इसको क्या कहते हैं, इस बिंदु को स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदुओं से होके जाने वाली त्रिज्याओं के द्वारा केंद्र पर बना कोण, ये कोण क्या है, त्रिज्याओं के द्वारा केंद्र पर कोण बना कि नहीं बना है। लेकिन ये त्रिज्या ऐसा होगा, ऐसा कोई त्रिज्या नहीं है, जो स्पर्श बिंदु से होके जा रहा है वो त्रिज्या है। तो स्पर्श बिंदुओं से होके जाने वाली त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर बने कोण को क्या कर देती, समद्विभाजित कर देती। फिर सुनो एक बार, बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदुओं से होके जाने वाली त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर बने कोण को समद्विभाजित करती है। तो ये जो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 को, क्यों बराबर हुआ, क्योंकि ये बाह्य बिंदु हुआ, यहां से जाने वाली स्पर्श रेखा हुआ, तो ये दोनों स्पर्श बिंदु हुआ। तो अगर केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा है यह स्पर्श बिंदुओं से होके जाने वाली त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर बने कोण को क्या कर देती, समद्विभाजित कर देती है। तो चलो हम यहाँ पर लिखते हैं, फिर एक बार लैंग्वेज भी लिखते हैं। बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदुओं से होकर जाने वाले, स्पर्श बिंदुओं से होकर जाने वाली त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर बने कोण, त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर बने कोण को क्या करती है, बने कोण को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती। तो ये लैंग्वेज लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे। और केवल एक केंद्र पर बने कोण को समद्विभाजित नहीं करती है, स्पर्श रेखाओं के बीच बने कोण को भी समद्विभाजित करती है। तो फिलहाल यहाँ पर आपको केंद्र वाला कोण चाहिए, तुमने केवल केंद्र वाला लिखा है। अब तो बोलोगे ना, ठीक है। तो चलो अब कोण 1 बराबर हो कोण 2 के, क्या सेम ऐसे ये जो बिंदु P है, ये जो बिंदु B है, ये भी आपका बाह्य बिंदु है। तो यहां से भी आपने दो स्पर्श रेखा खींचा है, सेम जैसे लिखे सब ऐसे बस कॉपी करके लिखना है। कैसे कॉपी करोगे, ध्यान से देखो। अब जैसे आपने कोण 1 और 2 के बारे में लिखा वैसे आपको कोण और 3 और 4 के बारे में लिखना होगा। कैसे, ध्यान से देखो। आपने क्या बोला था, बिंदु A से ये दोनों स्पर्श रेखा है, तो ये दोनों स्पर्श रेखा क्या बिंदु B से एक नहीं है, तो यानी बाह्य बिंदु B से स्पर्श बिंदुओं C और Q पर दो स्पर्श रेखा है। सेम जैसे आपने ऊपर लिखा वैसे लिखो। कैसे, चूंकि बाह्य बिंदु का नाम बताओ B से स्पर्श बिंदुओं या स्पर्श बिंदु, अब बताओ यहाँ पर स्पर्श बिंदु C और Q है, स्पर्श बिंदु C और Q पर, अरे वही लैंग्वेज देखो ना, दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो अगर ये दोनों स्पर्श रेखाएं तो दोनों कोण बराबर हो जाएगा, बोलो। यानी कोण 3, दिस इंप्लाइज कोण 3 ये बराबर होगा कोण, और क्यों, वही तो रीजन फिर हम ऐसे लिखते हैं ना,
ऐसे लिख दे रहे हैं, यानी आप समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? इस बात का मतलब, इस बात का मतलब वही आपको क्या करना है, कॉपी करना है। तो आप थोड़ा सा बस ऊपर कॉपी करो, 4 लाइन हमको और लिखना होगा। आप जितना कॉपी करना आप पूरा ही कॉपी कर लो। तो आप इसे लिख चुके होंगे। आपको ये पता होगा एक सरल रेखा पे कितने अंश का कोण बनता है? पूरा 180 अंश का कोण बनता है, क्योंकि ये जो आपका पी और क्यू ये क्या है, व्यास है। बताओ, चूंकि पी क्यू वृत्त की क्या है, व्यास है, व्यास है। व्यास एक सीधी रेखा ही होती है। तो अगर ये सीधी रेखा होगा तो ये चारों कोण, यानी कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4, ये चारों मिलके कितना आ जाएगा, 180 अंश। हमको केवल 2 और 3 लाना है ना। अरे आपको देखो ए ओ बी लाना है, ए ओ बी यानी 2 और 3 आना चाहिए ना। तो अब 1 नहीं आना चाहिए, 1 नहीं आएगा तो यानी 1 की जगह हम 2 लिख देंगे। बोलो, तो दिस इंप्लाइज कोण 1 की जगह हम कितना लिख देंगे, 2। अच्छा 2 चाहिए तो उसको वैसे रहने दो, कोण 3 भी चाहिए उसको वैसे रहने दो, 4 नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, 4 की जगह हम कोण 3 लिख सकते। बोलो, तो 4 की जगह कोण 3 और ये बराबर कितना हुआ, 180 अंश। इसको कुछ मान लो ना समीकरण 1 और इसको कुछ मान लो समीकरण नंबर। तो हमने ये कहां से लिखा है, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। बताओ यहां से क्या, देखो कोण 2 आपका 2 बार आया और कोण 3 भी आपका 2 बार आएगा, यानी हम इसको ऐसा लिख सकते क्या, 2 कोण 2 और 2 कोण 3। अरे 2 बार ही आया है ना, और 2 बार ही आया, और ये कितने बराबर, 180 है। तो यहां से क्या मिला, 2 कॉमन ले सकते हो क्या, तो बचा कितना, कोण 2 प्लस कोण 3, ए बराबर 180 है। 2 गुणा इधर जाके क्या आ जाएगा, भाग। और जब 180 में 2 का भाग दो कितना आ जाएगा, 90 ना। तो कितना आ गया, 90 अंश। यानी कोण 2 और कोण 3 ये दोनों मिलके कितना आ गया, 90 अंश। और कोण और 2 कोण 3 को मिलाओगे तो आपको मिलेगा कितना, ए ओ बी ही तो मिलेगा। तो आप यहां से एक लाइन और लिख सकते हो कि एंगल ए ओ बी ये बराबर कितना हुआ, 90 अंश। ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। यही तो है रीजन में जो आप लिखते हो, यही तो है ना। मतलब रीजन में ये नहीं लिखते 180 अंश, लेकिन लैंग्वेज ये रहता है। तो ध्यान से देखो, मान लो ये आपका वृत्त है, सवाल में क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से। मान लो ये आपका क्या है, बाह्य बिंदु है। तो बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच कोण, मान लो एक स्पर्श रेखा आपने यहां पर खींचा और दूसरी स्पर्श रेखा आप यहां पर खींचा। बात समझ आ रहा है ना। तो स्पर्श रेखा के बीच यही कोण बना कि नहीं बना, बोलो। स्पर्श बिंदुओं को, स्पर्श बिंदु आपका यही है कि नहीं है। अरे वृत्त का जो स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करता है वही बिंदु तो स्पर्श बिंदु कहलाता है। तो आपका ये बिंदु क्या हुआ, स्पर्श बिंदु हुआ। स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, ध्यान से देखो, ये आपका केंद्र पर कुछ कोण बनाएगा नहीं बनाएगा, कुछ कोण। तो ये कोण, ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या है, समपूरक। समपूरक मतलब आपको समझ में आता है क्या होता है। आपको पता है 2 कोण अगर मिलके 90 अंश होते हैं तो ऐसे दोनों कोण बोलते हैं पूरक कोण, और अगर 2 कोण मिलके 180 अंश होते हैं तो ऐसे दोनों कोण क्या बोलते हैं। आपको पता भी है तो ये दोनों मिलके 180 अंश होता ही है। क्यों, अरे भैया ये आपका स्पर्श रेखा है, ये आपका त्रिज्या है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 अंश, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 अंश। तो एक पूरे चतुर्भुज में 360 अंश का कोण बनता है। अगर 90 90 180 तो ये दोनों मिलके 180 तो बचेंगे, तो एक दूसरे क्या हो गए, संपूरक। अगर 2 कोण मिलके 180 अंश कंप्लीट होते हैं, मतलब दोनों कोण मिलके 180 अंश का एंगल बनाते हैं, ऐसे दोनों कोणों को हम क्या बोलते हैं, संपूरक। तो ये दोनों मिलके 180 अंश हो रहा है, तो ये दोनों कोण एक दूसरे क्या हुआ, संपूरक हुआ। आपको यही सिद्ध करना है। तो चलो पहले आप लिख देते हैं इनके बारे में। मान लो केंद्र O है, ये पॉइंट आपका P है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट आपका B है। हमको सिद्ध करना कि स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण, यानी कोण APB और स्पर्श बिंदुओं के द्वारा, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड के द्वारा केंद्र पर बना कोण, यानी कोण AOB, ये दोनों मिलकर कितना होगा, 180 अंश। तो पहले लिखो, माना O केंद्र वाला एक वृत्त है। O केंद्र वाला क्या है, एक वृत्त है, जिस पर बाह्य बिंदु का नाम बताओ, P। बाह्य बिंदु P से क्रमशः बिंदु A तथा
बी पर स्पर्श रेखा पी ए तथा पी बी है। ठीक है ना, आपने ये लिखा ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके बाद बिंदु पी से हमने इस वृत्त के दो बिंदु ए और बी पर दो स्पर्श रेखा पी और पी बी खींचा, यानी ये दोनों क्या है, स्पर्श रेखा है। यहां तक नहीं दिक्कत है। अब हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, एंगल एपीबी, एंगल एपीबी प्लस एंगल एओबी, एंगल एओबी ये कितना होगा 180 अंश। क्यों ये सिद्ध करना, क्योंकि आपको सिद्ध करना है ये दोनों एक दूसरे क्या है, संपूरक। संपूरक होने का मतलब दोनों को बराबर 180 अंश आपको सिद्ध करना है। तो दोनों 180 अंश के बराबर कब होगा, अब बताओ। चलो रीजन दो, किस चतुर्भुज में हम बात कर रहे हैं। पहले आप ये दोनों बता दो कि ये 90 अंश होगा ना, और 90 अंश क्यों होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंबवत होती है। चूंकि ओ ए यह परपेंडिकुलर होगा किस पे, पी ए पर। जो ओ ए है ये पी ए पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्यों, और चलो इसी के साथ ये बता दो ओ बी भी ये भी परपेंडिकुलर होगा किसके, पी बी पर। और रीजन यही है, त्रिज्या ये परपेंडिकुलर होता है किस पे, स्पर्श रेखा पर। बात समझ आ रहा है ना। अगर यह परपेंडिकुलर है, यह परपेंडिकुलर, यानी दोनों एंगल 90 अंश हुआ, तो आप यहां से ही बोल सकते हो दिस इंप्लाइज दैट एंगल ओ ए पी ये बराबर होगा एंगल ओ बी पी, ओ बी पी, और ये दोनों कितने के बराबर होगा। तो एक बार इसको 90 लिखना है, एक बार इसको 90 लिखना, हम दोनों एक ही बार में दोनों को 90 कर दिए, इससे तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इस चतुर्भुज में बात करते हैं। किस चतुर्भुज, ये चतुर्भुज का सिंबल है ना, चतुर्भुज पी ए ओ बी में, पी ए ओ बी में एक चतुर्भुज में चारों कोण मिलके कितना होता है 360 अंश। तो बताओ हम सीधा लिख दिया ऐसे, क्या एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी यानी ये एंगल लिखे प्लस ये वाला एंगल यानी पी बी ओ, एंगल पी बी ओ प्लस अब ये वाला एंगल लिखो बी ओ ए, एंगल बी ओ ए प्लस ये वाला एंगल यानी ओ ए पी, एंगल ओ ए पी। ये चारों एंगल मिलके कितना होगा 360। तो पी वाला तो ए पी बी हमको ऐसे लिखना है, ये एंगल को कितना पता है 90 अंश, ये तो लाना है यानी इसका वैल्यू नहीं पता है तो इसको वैसे लिखो। और ओ ए पी ये एंगल कितना पता है 90 अंश, ये बराबर कितना हो 360 अंश। 90 90 180 प्लस 180 उधर जाके माइनस 180 हो जाएगा, यानी एंगल ए पी बी प्लस ये एंगल बचा बी ओ ए ये बराबर कितना हो जाएगा 360 अंश माइनस 180 अंश। और 360 में 180 घटाओगे 180 आएगा, यानी एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी ओ ए ये कितने बराबर हुआ 180 अंश। हमको यही तो सिद्ध करना था। अब देखो यहाँ पर ए पी बी मिला है, यहाँ पर ए ओ बी है, जबकि हमको बी ओ ए, तो बी ओ ए को ए ओ बी, क्योंकि बी ओ ए क्या है बी ओ ए यही एंगल पड़ा, और जो सिद्ध करना है वो आपने लिखा है ए ओ बी, यानी यही तो एंगल है। आपका मन करे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एंगल ए पी बी प्लस बी ओ ए को ए ओ बी भी लिख सकते हो, यानी एंगल ए ओ बी यही बराबर कितना हुआ 180 अंश। ये तो सिद्ध करना था ना। एक लाइन नीचे आप कमेंट कर देना क्या, जो बुक का लैंग्वेज है, बुक का लैंग्वेज क्या है, अतः स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण, स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण किसके संपूरक होता है, बना कोण स्पर्श बिंदु से होके जाने वाली रेखाखंड या स्पर्श बिंदुओं से होके जाने वाली रेखाखंड को मिलाने वाली रेखा द्वारा केंद्र पर बने कोण का संपूरक होता है। तो बीच बना कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, अंतरित यानी बनाया गया है ना, अंतरित कोण के क्या होता है पूरक की संपूरक, संपूरक होता है। बात समझ में आ रहा है ना, ये लैंग्वेज समझ में आ रहा है कि नहीं समझ।
स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड द्वारा केंद्र पर बना। अरे यही रेखाखंड स्पर्श बिंदु को मिला रहा है कि नहीं मिला रहा है? तो ये रेखाखंड द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा ये कोण, स्पर्श रेखाओं के द्वारा स्पर्श रेखाओं के बीच जो कोण बना ये कोण, ये दोनों कोण एक दूसरे क्या है, समपूरक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? तो आपको ये कॉपी करना था, आप इसे कॉपी करो। फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला, ध्यान से इधर देखो। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। आपको भी कल बताएं परिगत का मतलब क्या होता है। जैसे किसी वृत्त के परिगत ना, वृत्त मान लो यही है, तो परिगत मतलब ऐसा खींचो जो इससे इस मतलब चारों भुजा इसको क्या करे, स्पर्श करे ना, उसको क्या बोलते हैं, परिगत। तो आपको सिद्ध करना, अगर इसके परिगत हम एक समांतर चतुर्भुज खींचेंगे तो ये आपका क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज, अच्छा समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज दोनों पता है कि नहीं पता है? बोलो, ध्यान से देखो। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो और एक दूसरे के समांतर हो, यानी ये इसके बराबर हो, ये इसके समांतर हो, ये भुजा इसके बराबर हो और इसके, इस प्रकार के चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। और समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज ही है, बस उसकी चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। समचतुर्भुज यानी एक समचतुर्भुज भी क्या है, एक आपका समांतर चतुर्भुज ही है, लेकिन एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी केवल आमने सामने की भुजा बराबर ना हो, चारों भुजा बराबर, यानी ये इसके समांतर तो रहेगा, ये इसके समांतर रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ चारों भुजा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ऐसे चतुर्भुज जैसे आयत और वर्ग, जानते हो कि नहीं जानते हो? आयत में क्या होता है, सभी कोण 90 अंश हो जाते हैं और आमने सामने की भुजा बराबर होती है। और वर्ग में क्या होता है, उसमें भी सभी कोण 90 अंश होते हैं, आमने सामने भुजा समांतर भी होती है और साथ साथ चारों भुजा बस क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। यानी वर्ग एक प्रकार का आयत है, एक ऐसा आयत जिसकी चारों भुजा बराबर हो जाए, उस आयत को क्या बोलते हो आप, वर्ग बोलते हो। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा, केवल ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो आपका समांतर चतुर्भुज है। लेकिन अगर साथ में चारों भुजा बराबर हो जाती है, वो आपका क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। तो हमको इसको समांतर चतुर्भुज लेके चलना है, ए बी सी डी। मान लेते हैं ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, इसके परिगत आपने एक समांतर चतुर्भुज खींचा है, आपको सिद्ध करना है कि ये समांतर चतुर्भुज आपका क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। तो क्या इसके पहले कौन सा ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 8वां। कल आपने क्वेश्चन नंबर 8 देखा है ना? क्वेश्चन नंबर 8 में आपने क्या यहां तक देखा था, क्या अगर इसको इसमें जोड़ो यानी ए बी प्लस डी सी, ये बराबर होता है ए डी प्लस बी सी की, ए डी प्लस बी सी की। कल आपने ये प्रूफ किया कि नहीं प्रूफ किया है? अरे अगर किसी भी क्या नाम से वृत्त के परिगत आप कोई भी चतुर्भुज खींचो, किसी वृत्त के परिगत आप कोई चतुर्भुज खींचो, तो आमने सामने की भुजा का योग ये बराबर होता है इस आमने सामने की भुजा के योग के। इतना आपने कल प्रूफ किया है। तो यहां पर इस क्वेश्चन को भी करने के लिए आपको इतना प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम इतना पूरा प्रूफ ना करें, इतना आप वहां से देख के कॉपी कर सकते हो ना। तो हम सीधा लिखते हैं, पहले आप इतना लिख दो, माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है ना, ओ केंद्र वाला क्या है, एक वृत्त है। इस वृत्त के परिगत आपने एक क्या खींचा है, समांतर चतुर्भुज, जिसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी सीधा खींचा गया है ना, ए बी सी डी है। आपने इसमें ये लिखा कि केंद्र ओ वाला एक वृत्त है जिसके परिगत आपने क्या खींचा, एक समांतर चतुर्भुज खींचा है। हमको क्या सिद्ध करना है कि यह समांतर चतुर्भुज ये क्या होगा, एक समचतुर्भुज होगा। आप लिख दो। अच्छा अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, ए बी ये किसके बराबर होगा, डी सी के। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजा बराबर होती है ना, तो अगर आपने बोला कि ये समांतर चतुर्भुज है यानी ये भुजा इसके बराबर होगा, यानी ए बी किसके बराबर होगा, डी सी के, और AD किसके बराबर होगा, BC के। AD यह बराबर होगा किसके, BC के। हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, ABCD एक समचतुर्भुज है, ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज होने का मतलब चारों भुजा बराबर होगी, यानी AB बराबर होगी BC के, ये बराबर होगी CD के, और ये बराबर होगी DA के। चारों भुजा क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, अब बताओ अगर यह आपका समांतर चतुर्भुज है तो एक चतुर्भुज,
समांतर चतुर्भुज तो एक चतुर्भुज ही होता है ना। तो अगर किसी वृत्त के परिगत आप कोई चतुर्भुज खींचते हो तो आपने क्वेश्चन नंबर 8 में देखा है, तो हम आप यहाँ वो जो लिखा है पूरा यहाँ पर आप कॉपी कर लेना। देखो अब डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन के नंबर पे। अगर आपका ये क्वेश्चन केवल 2 नंबर में पूछेगा तो आप डायरेक्ट लिख दोगे AB प्लस DC बराबर इतना प्लस इतना। और अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछेगा आप फिर से पूरा प्रूफ करके दिखाओगे कि इतना प्लस इतना बराबर इतना प्लस इतना। तो हम सीधा यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि क्या AB प्लस DC ये किसके बराबर होगा, AD प्लस BC। बात समझ में आ रहा है ना, कैसे लिख दे रहे हैं समझ में आ रहा है ना। कल क्वेश्चन नंबर 8 में किए तो आपको नंबर के हिसाब से काम करना है। तो अगर हम डायरेक्ट ये लिख पा रहे हैं तो अब सीधी सी बात है भाई, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो AB की जगह हम DC लिख सकते हैं, बोलो। तो जहां AB हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, DC, और ये DC ऐसे रहने दो। अच्छा AD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AD की जगह हम BC लिख सकते हैं। तो जहां AD वहां पर हम BC लिख सकते हैं और ये आपका BC है ही। क्यों, चलो इसको मान लेते हैं समीकरण 1 ना। हम यहाँ पर रीजन दे देते हैं, कहां से इसको लिखे, समीकरण 1 से। अब बताओ क्या ये 2DC आया और इधर आपका 2BC आया, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो DC बराबर किसके आ गया। इस बात का मतलब समझो, DC ये किसके बराबर आया, BC के। इस भुजा के बराबर ये भुजा आया और ये भुजा किसके बराबर है, इसके बराबर। तो अगर ये भुजा इसके बराबर और ये इसके बराबर है यानी ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा, और इसके बराबर ये है यानी ये भी आपस में बराबर हो जाएगा, यानी सभी आपस में बराबर हो जाएंगे, नहीं बराबर हो जाएंगे। चारों भुजा बराबर हो तो इसी को तो बोलते हैं समचतुर्भुज, क्योंकि आप पहले से पता है समांतर चतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजा, तो हमको यही तो प्रूव करना था, इसकी चारों भुजा बराबर है। तो आप क्या लिखोगे, इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। ये अच्छा ये तो प्रूफ करना, ठीक है। चलो तो अगर DC किसके बराबर हुआ, BC के। अब ये इसके बराबर जाएगा तो दिस इंप्लाइज दैट, चूंकि हमें ये पता है कि DC ये किसके बराबर है, AB के, बोलो। DC समांतर चतुर्भुज है ना, तो ये इसके बराबर है ही, और अभी आपको मिला ये इसके बराबर है, यानी ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट AB भी बराबर हुआ BC के। तो आप इसी प्रकार सब बोल सकते हो, क्या, इसी प्रकार AB ये बराबर हुआ BC बराबर हुआ CD बराबर हुआ D, सब आपस में आप बराबर दिखा सकते हो। ये बात समझ में आया नहीं समझ में आया, बोलो। दिक्कत है इसमें, नहीं दिक्कत है ना। तो यही तो हमको प्रूफ करना था। अगर जब चारों भुजा बराबर हो गई तो आपका कैसा चतुर्भुज हुआ, सम चतुर्भुज हुआ। तो एक लाइन कमेंट कर दोगे कि अतः ABCD एक कैसा चतुर्भुज होगा, सम चतुर्भुज होगा, सम चतुर्भुज होगा, ठीक है। तो आपको कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है। कोई एक आपका क्या है, वृत्त है, इस वृत्त के परिगत हम लोग क्या खींचते हैं, एक त्रिभुज। यानी इस भुजा को टच करते हुए, परिगत का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि इसकी तीनों भुजाएं वृत्त को क्या करेगी, स्पर्श करेगी। तो मान लेते हैं इसके परिगत हमने क्या खींचा, एक त्रिभुज ABC खींचा, और ये क्या है, केंद्र O वाला क्या है, एक वृत्त है। तो इस वृत्त की त्रिज्या आपको दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर। जो वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD कहां पर है, फिगर में दिया है ना। अच्छा फिगर में, चलो फिगर के हिसाब से बनाओ, B इधर बना लो और C आपका इधर बोला है तो इधर, तो D यहां है जहां ये स्पर्श किया है, ये D है। तो बोल रहा है कि रेखाखंड BD और DC, ये जो BD है और जो DC है, जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है, की लंबाइयां 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। यानी ये लंबाई है 8 सेंटीमीटर और ये लंबाई है कितना, 6 सेंटीमीटर, ठीक। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। आपको ये पूरा भुजा AB और पूरा भुजा AC ज्ञात करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आपको पता है क्या ये बाह्य बिंदु का कार्य कर रहा है कि नहीं कार्य कर रहा है। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पे खींची गई दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो यानी अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो आप सीधा बोल सकते हो कि ये भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। और अगर ये भी बाह्य बिंदु हुआ, बाह्य बिंदु से ये दोनों स्पर्श रेखा हुआ, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी, बस आई 6 सेंटीमीटर।
लेकिन हमको केवल इतना नहीं, हमको ये पूरा भुजा चाहिए, और हमको केवल इतना नहीं, ये पूरा भुजा चाहिए। एक काम करो, चलो इस भुजा को क्या मान लेते हैं, x ना। तो अगर इधर x है तो इधर भी क्या हो जाएगा, x। इधर y कैसे होगा, क्योंकि ये बाह्य बिंदु नहीं हुआ। अगर यह बाह्य बिंदु है तो बाह्य बिंदु से वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर। अगर इधर की लंबाई x माने तो इधर की लंबाई भी कितनी होगी, x होगी। क्या इतना बात समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, हमको त्रिभुज की अगर सवाल में परिमाप दिया होता, क्या दिया होता, परिमाप। परिमाप आपको पता है ना, चारों तरफ का क्या होता है, माप, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ देते वही क्या होता है, परिमाप। तो आपको इस त्रिभुज का परिमाप कहीं दिया है, इस त्रिभुज का परिमाप नहीं दिया ना। अगर हमें परिमाप दिया होता तो परिमाप क्या होता है, इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, चारों तरफ का माप कर दे वही परिमाप आ जाता। तो यहां से आप 75 करके एक्स वैल्यू निकाल लेते। लेकिन सवाल में आपको परिमाप नहीं दिया है। फिर आप त्रिभुज का क्या जानते हो, त्रिभुज का आप क्षेत्रफल जानते हो, त्रिभुज का परिमाप जानते हो और त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये दो चीज जानते हो ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के आप कई तरीके जानते हो। परिधि, त्रिभुज का परिधि कहाँ होता है, त्रिभुज का परिमाप, परिधि तो वृत्त की होती है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का दो फार्मूला, एक आप हीरोन्स फार्मूला देखे हो, क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहां ए बी सी क्या है, पहली भुजा की लंबाई, दूसरी भुजा की लंबाई, तीसरी भुजा की लंबाई। और एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, यानी अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप एक बार यहां से निकाल सकते हो। और अगर आप ध्यान से देखो, क्या आपको पता है, केंद्र और स्पर्श रेखा को मिला दोगे ये त्रिज्या हो जाएगा। सॉरी, ये स्पर्श रेखा नहीं, स्पर्श बिंदु है ना, और ये भी स्पर्श बिंदु है, और ये भी आपका क्या है, स्पर्श बिंदु है। तो केंद्र और स्पर्श बिंदु को मिलाओगे तो ये भी त्रिज्या होगा। केंद्र और स्पर्श बिंदु को मिलाओगे ये भी आपका क्या होगा, त्रिज्या। तो क्या त्रिज्या स्पर्श रेखा पे परपेंडिकुलर, बोलो, त्रिज्या स्पर्श रेखा पे परपेंडिकुलर, त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो हम क्या करते हैं, हम इसको भी मिला देते हैं, इसको भी मिला देते हैं और इसको भी मिला देते हैं। ऐसा करने पे क्यों, क्योंकि अब ध्यान से देखो, नीचे आपको एक ऐसा त्रिभुज दिखा कि जो क्या हो, इस त्रिभुज पे हाइट पता है क्या, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब यहां से देख लो पहले, मान लो अगर ये आपका त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ये आपका बेस है, इस बेस पे आप क्या खींचो, एक परपेंडिकुलर, क्या खींचो, तो ये अगर बेस हुआ यानी आधार, और ये परपेंडिकुलर यानी क्या हुआ, हाइट। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये भी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला पता है कि नहीं पता है, बोलो। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप इस फार्मूले से भी निकालते हो, हाफ इंटू बेस, बेस यानी आधार, और हाइट क्या होता है, शीर्ष से सामने वाली भुजा पे जिसको आप आधार माने उस पे आप परपेंडिकुलर। तो क्या आपको ये पूरा पता है 6 + 8, और रेडियस आपको पता ही तो है। तो क्या आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बता सकते हो, नहीं बता सकते हो। फिर आप सेम वैसे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, क्योंकि देखो ये भी तो परपेंडिकुलर है। तो अगर ये त्रिभुज भी परपेंडिकुलर पता चला, ये पूरा बेस हो जाएगा। और ये त्रिभुज भी आपको पता चल जाएगा, ये आपका पूरा बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है। तो आप इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल पाए, इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल पाए, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाए। तो तीनों के क्षेत्रफल को जोड़ दोगे, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। तो आप एक बार त्रिभुज का क्षेत्रफल आप यहां से निकाल सकते हो, और एक बार आप त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां से निकाल सकते हो। क्या दोनों बार अलग अलग क्षेत्रफल आएगा, क्या है तो वही त्रिभुज। तो जो ये क्षेत्रफल आया, जो ये क्षेत्रफल आया, वो क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर तो होगा। दोनों को बराबर कर दोगे तो आपको एक समीकरण मिल जाएगा, क्योंकि आपको x का मान निकालना है। एक चर पता है, अगर एक चर पता है तो आपको एक समीकरण चाहिए। बात समझ में, समीकरण कैसे बनेगा, एक बार त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ऐसे निकाल देंगे, और एक बार त्रिभुज का क्षेत्रफल, इन तीनों त्रिभुज को जोड़ दोगे तो आपका पूरा बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो वहां से दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को बराबर कर देंगे, समीकरण मिला, पक्षांतर करके आप x का मान निकालो। तो आओ चलो करो, सबसे पहले इससे निकालो। तो बताओ, पहले थोड़ा सा लैंग्वेज आप लिख दो इसमें। माना ओ केंद्र वाला क्या है, या दिया है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर दिया है। क्या ओ केंद्र वाला, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ए बी सी खींचा गया है ना। वृत्त के परिगत, परिगत मतलब इसके चारों तरफ से होके जाने वाला, परिगत एक त्रिभुज ए बी सी खींचा गया। बस अब अगर आपने एबीसी को, और आपको ये भी दिया कि बीडी, आपको दिया बीडी बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर, और
सी डी बराबर कितना है। चलो एक काम करो, जब आपने इसके परिगत एक त्रिभुज खींचा तो आप ये भी साथ में जब बता रहे हो बता दो कि यह जो त्रिभुज है वृत्त को कहाँ कहाँ स्पर्श किया। त्रिभुज की यह भुजा डी पर स्पर्श किया, भुजा ए बी। चलो इस पॉइंट को आप कुछ नाम दे दो, ए बी सी, इसको डी बोले थे, चलो आप इसको ई बोल दो, और इस पॉइंट को आप क्या बोल दो, एफ बोल दो। इस पॉइंट को हमने क्या बोला, एफ। तो आप बताओ ए बी सी खींचा गया है, जिसकी भुजा कौन सी भुजा, ए बी, कहाँ स्पर्श किया, ए पर, जिसकी भुजा ए बी कामा, तीनों का एक ही बार में बताने का सोच रहे हैं ना। अगली भुजा बी सी तथा तीसरी भुजा सी ए बोल दो या ऐसी बोल दो, तथा ए सी। वृत्त को क्रमशः कहां कहां स्पर्श किया, ई डी तथा एफ पर स्पर्श करती है ना। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और लंबा जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखना। हमने क्या लिखा, एक ओ केंद्र वाला वृत्त है, इसके परिगत आपने एक त्रिभुज खींचा ए बी सी, तो त्रिभुज की जो भुजा ए बी है, ए बी सी है, और जो सी है, सी ए बोलो चाहे ऐसी बोलो, ये वृत्त को कहां कहां स्पर्श किया, क्रमशः ए पर, डी पर, एफ पर स्पर्श किया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अगर यहां पर स्पर्श किया और आपको ये भी दिया है, क्या दिया है, बी डी, ये कितने के बराबर है, 8 सेंटीमीटर, तो हम तुरंत बोल सकते हैं बीई बराबर भी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। दिस इंप्लाइज दैट बीई भी क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। आपको यह भी दिया है क्या, CD या DC, CD एक ही बात है। CD बराबर आपको कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। अगर ये 6 सेंटीमीटर होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, यानी CF बराबर भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। और रीजन क्यों बराबर होगा, बाएं बिंदु से वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। बाएं बिंदु से वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो एक इसी समय इसका भी लैंग्वेज दे दे क्या, बोलो। तो आप इसमें से किसी को मान लो, माना क्या, AF ना, इस AF को हम क्या मान लेते हैं, x। AF बराबर x सेंटीमीटर। अगर ये x सेंटीमीटर होगा तो ये भी तो x सेंटीमीटर होगा, यानी दिस इंप्लाइज दैट AE भी कितना हो जाएगा, x सेंटीमीटर। अब इन तीनों का हम एक ही बार में लैंग्वेज दे देंगे ना, अलग अलग तीनों का लैंग्वेज नहीं लिखोगे। क्या, बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। ठीक, चलो तो अब हम क्या करते हैं, पहले हमको इस पूरे त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। और पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम पहले किस फार्मूले से निकालने का सोच रहे हैं, हीरोन फार्मूले का ना, हीरोन फार्मूले का। बताओ त्रिभुज के लिए जब, लेकिन आप हीरोन का जब फार्मूला लगाते हो तो हीरोन्स के फार्मूला के लिए आपको पता यही होता है, रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो आपको पहले ए बी सी बताओ। तो त्रिभुज के लिए, ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी के लिए, त्रिभुज ए बी सी के लिए बताओ ए बराबर कितना होगा, ए क्या है, पहली भुजा, बी क्या है, दूसरी भुजा, सी क्या है, तीसरी भुजा। इस फार्मूले में एबीसी क्या है, समझ में आ रहा है ना, पहली भुजा की लंबाई, दूसरी भुजा की लंबाई, तीसरी भुजा की लंबाई। तो बताओ पहली भुजा की लंबाई। चलो अब देखो यहां आप ए बी सी किसी को मान सकते हो, लेकिन याद रखना जैसे अगर आप इसको ए कहते हो, इसको बी कहते हो, इसको सी कहते हो, तो ए के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम ए का देते हैं, बी के सामने वाली जो भुजा होती है उसकी लंबाई को हम बी का देते हैं, और सी के सामने वाली जो भुजा होती है उसकी लंबाई को हम सी का देते हैं ना। बस ये मानने का तरीका, ऐसा नहीं कि आप जरूरी है इसको ये मान लो, इसको भी मान लो, इसको सी मान लो, किसी को मान लो, लेकिन थोड़ा अच्छा रहता है कि आप इस तरीके से मानो। तो ए के सामने वाली भुजा ये हुई, यानी इसी को हम क्या मानेंगे, ए, यानी जो सी से बी तक होगा यही आपका क्या होगा, ए होगा। और है कितना, 6 + 8, 6 + 8 बराबर 6 × 6 = 12 13 14 सेंटीमीटर। तो आपको ये भुजा की लंबाई पता होगी 14 सेंटीमीटर, नहीं दिक्कत है यहां तक ना। अब हम क्या बताएंगे, बी बताएंगे। बी क्या होगा, जो बिंदु बी है इसके सामने भुजा, तो बी के सामने भुजा कौन है। अब आप वृत्त भूल जाओ, कुछ टाइम के लिए आप वृत्त भूलो, केवल आप त्रिभुज को ध्यान देना। तो बी के सामने वाली भुजा क्या है, एसी है। तो एसी कैसे बताओगे, इतना प्लस इतना, यानी x + 6, तो x + 6 सेंटीमीटर। अब आपको सी बताना है। सी क्या होता है, जो आपकी एक शीर्ष सी है, इस सी के सामने जो भुजा पड़ेगी यानी ए बी,
अब बताओ ए बी कितना हो जाएगी, x प्लस 8, x प्लस 8 सेंटीमीटर। तो आपको ए पता चला, बी पता चला, सी पता चला, अभी हमको क्या चाहिए, एस। और बार बार देखो फार्मूला में एस भी तो आ रहा है, तो एस होता क्या है, सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा, और परिमाप का मतलब समझ, परि मतलब चारों तरफ का माप, यानी ये भुजा प्लस ये भुजा प्लस ये भुजा, बोले तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजा को आप जोड़ देते हो उसको कहते हैं परिमाप, और उसका आप आधा कर दोगे तो वही क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप। तो चलो हम इधर लिखते हैं ये। तो बताओ ये क्या हुआ, एस बराबर कितना होगा, ए का वैल्यू आपको कितना मिला है 14, प्लस बी का वैल्यू आपको कितना मिला है x प्लस 6, और सी का वैल्यू आपको कितना मिला है x प्लस 8, नहीं यहाँ पर प्लस लगाना, और बटे 2 करोगे तब आपका वो एस आएगा, यानी सेमी, इसका मतलब क्या है, सेमी पेरीमीटर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप, यानी परिमाप का आधा, यानी चारों तरफ के माप का आधा, परि मतलब चारों तरफ का माप ना, चारों तरफ के माप का आधा। तो इस बराबर बताओ कितना आएगा, नंबर में आप नंबर जोड़ते हो तो 6 6 12 13 14, 14 14 28, तो ये कितना आ गया 28, और यक्स मिलके 2x, और यहाँ पर कितना हो बटे 2। तो यस बराबर कितना, इतना बटे भी 2 कर सकते हो, इतना बटे भी 2 कर सकते हो। जब इतना बटे 2 करोगे तो कितना होगा 14, अरे 28 में 2 का भाग दोगे 14 ही तो आएगा, और जब 2x बटे 2 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, केवल x। तो आपको सेमी पेरीमीटर भी कितना मिला, 14 प्लस x। तो क्या आप त्रिभुज का क्षेत्रफल बता सकते हो, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अंडर रूट, पहले फार्मूले में तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो यहां से कितना आया अंडर रूट। चलो पहले एक काम करो, आप अपना कॉपी करो, फिर इसके आगे हम लोग लिखेंगे। तो आप इसे कॉपी कर चुके होगी, तो इसके आगे हम वहां पर ऊपर लिखते हैं। तो यहां से बताओ त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना आया, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अंडर रूट एस का वैल्यू आपको कितना मिला है 14 प्लस एक्स इंटू एस माइनस ए, एस का वैल्यू कितना है 14 प्लस एक्स, इसमें हमको माइनस करना है ए यानी पहली भुजा, और पहली भुजा कितनी है 14। अब एस माइनस बी ना, एस कितना है 14 प्लस एक्स, इसमें माइनस करना है बी यानी दूसरी भुजा, दूसरी भुजा कितनी है एक्स प्लस 6। अब तीसरी भुजा यानी एस माइनस सी, एस का वैल्यू कितना है 14 प्लस एक्स, तो 14 प्लस एक्स, इसमें हमको माइनस करना है सी कितना है एक्स प्लस 8। तो चलो यहां पर समझना, यहां पर कितना है एक्स प्लस 8, तो आप ये सॉल्व करो कितना आ जाएगा, ये पूरा अंडर रूट के अंदर ही रखना। तो अंडर रूट, अब बताओ 14 प्लस एक्स, इसको ऐसे लिख दे, बोलो ये प्लस 14 माइनस 14 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना यहाँ पर यक्स। यहां पर देखो जब ये माइनस एक्स करोगे तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 6 होगा, 14 में से 6 घटाओ कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर 4 वहां पर 8, यानी यहाँ पर कितना बचा इस कोष्ठक से 8। फिर जब ये कोष्ठक ओपन करोगे माइनस एक्स होगा, ये प्लस एक्स माइनस एक्स ये भी क्या आ जाएगा कैंसिल, और 14 में से 8 घटाओ कितना बचेगा 6, तो यहाँ पर इस कोष्ठक से कितना बचा 6, तो यानी कितना आया 48 ना। अच्छा 48 को आप लिख सकते हो कितना, आप क्या लिख सकते हो 16 गुणे 3, अरे 16 3 48 होता है। तो जब अंडर रूट के अंदर 48 बचा है तो 48 का मतलब अंडर रूट 16 गुणे 3, और 16 का अंडर रूट कितना होता है 4, और यहाँ पर बचा कितना 3, यानी 4 करड़ी के बाहर आ जाएगा। तो हम इसको जब 4 करड़ी के बाहर लिखेंगे, अभी बचा कितना है करड़ी के अंदर 3 तो बचा ही है यहाँ से, और यक्स यहाँ से बचा है, यानी करड़ी के अंदर 3 यक्स बचा ही है, और अभी कोष्ठक वाला ये तो पूरा बचा है, यानी 14 प्लस एक्स। तो ये क्या आया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अभी यहां से आपको एक्स का वैल्यू नहीं मिलेगा, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम दूसरे तरीके से निकालेंगे, एक ही फार्मूला से। अब देखो हमको क्या करना है, एक्स का मान निकालना है, त्रिभुज का केवल यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं पूछा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि केवल एक ही फार्मूला से करके निकाल दो, तो आपको यहाँ पर केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं पूछा, अगर केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा होता तो हम निकाल कितना दे देते। हमको यक्स का वैल्यू पूछा है, एक चर का मान निकालना है, एक चर का मान निकालने के लिए एक समीकरण चाहिए, और समीकरण निकालने के लिए अब देखो बराबर का एक साइन मिल गया है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर सवाल में दे दिया होता कि यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर है तो आपका काम आसान हो, बस यहीं पर आप वैल्यू 50 रखो, 75 करके यक्स का मान निकालो।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? आपको क्षेत्रफल भी नहीं दिया है, तो अगर क्षेत्रफल नहीं दिया तो हमको एक समीकरण बनाना पड़ेगा, और समीकरण बनाने के लिए फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को किसी दूसरे तरीके से निकालना पड़ेगा। एक तरीके से समझ में आ रहा है ना कैसे क्षेत्रफल निकालो। अब दूसरे तरीके से देखो, बोले कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप धैर्य रखो, क्वेश्चन कठिन नहीं है, हाँ इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन क्वेश्चन कठिन नहीं है। चलो ये बिंदु आपका क्या था, ए था। अब ध्यान से देखो, अगर आप त्रिभुज ओ बी सी को ध्यान दो, किसको ध्यान दो, त्रिभुज ओ बी सी, तो क्या ये ओ है, ये एक शीर्ष हुआ, ये सामने वाली भुजा है, शीर्ष से सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर, यही त्रिभुज की ऊंचाई होती है। अरे त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जो खींचा गया लंब होता है वही त्रिभुज की ऊंचाई होती है। और क्या ये त्रिज्या है क्या, बोलो, ये कैसे पता है लंब है, क्योंकि आपको पता है कि यह स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या सदैव स्पर्श रेखा पे क्या होती है। तो अगर यह लंब हुआ यानी आपके इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई का कार्य करेगा, लेकिन इसकी लंबाई पता है क्या, आपको पता है, त्रिज्या है। अरे त्रिज्या ही तो है ना, और आपको त्रिज्या दिया कितना, 4 सेंटीमीटर। तो आप जैसे इस त्रिभुज में किए वैसे क्या आप ये पूरा त्रिभुज, क्योंकि ये भी तो स्पर्श रेखा हुआ और ये त्रिज्या हुआ, त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो क्या ये भी ऊंचाई का काम कर रहा है, और ये भी आपको पता है कितना, 4 सेंटीमीटर। तो ये ऊंचाई हुआ, फिर बेस पूरा इतना हो जाएगा, तो आप बेस कितना, x + 8। तो इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल लोगे ऐसे, फिर ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लोगे, और तीनों क्षेत्रफल जोड़ दोगे, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा ना। तो पहले हम क्या करेंगे, इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी या पहले आप बता दो क्या, चूंकि ओडी यह परपेंडिकुलर है किस पे, सीबी पे, बोलो, ये ओडी सीबी पर परपेंडिकुलर है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रीजन, त्रिज्या यह परपेंडिकुलर होता है किस पे, स्पर्श रेखा पर। तो अगर त्रिज्या स्पर्श रेखा पे परपेंडिकुलर होता है तो ये ऊंचाई का काम कर जाएगा। तो बताओ, त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओबीसी का क्षेत्रफल कितना, जब किसी भी त्रिभुज में आपको लंब पता हो और सामने वाली भुजा पता हो तो उसका क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस, बेस यानी पूरा सीबी इंटू हाइट, हाइट यानी ओडी। तो बताओ कितना हुआ, हाफ इंटू सीबी, सीबी का वैल्यू 6 + 8 14 है, गुणे ओडी, ओडी का वैल्यू कितना है 4, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो 14 दूना 28, यानी त्रिभुज ओबीसी का क्षेत्रफल कितना आया, 28। ठीक, इसको मान लेते हैं कोई समीकरण नंबर 2। अब आप इधर का क्षेत्रफल निकालो, ये पूरा क्षेत्रफल हम यहां पर कुछ ऐसे बना दे रहे हैं, आपको समझ में आए, दिखाइए त्रिभुज, बोलो। तो इसमें ये भी तो परपेंडिकुलर इस पे, यानी ये पॉइंट क्या था, ओ केंद्र है ना, तो ओ ए भी ये परपेंडिकुलर होगा ए बी पे, चूंकि ओ ई यह परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पर, रीजन वही, क्योंकि ओ ई आपका त्रिज्या है और त्रिज्या परपेंडिकुलर होता है किस पे, स्पर्श रेखा पर। ठीक है, चलो आप पहले जो कॉपी आप इसमें किए होगे, अगर नहीं किए होगे तो जो बचा है कॉपी कर लो। तो अगर यह इस पे परपेंडिकुलर है तो फिर हम इसका क्षेत्रफल आराम से बता सकते हैं, कैसे बताओ, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, अरे यही क्षेत्रफल निकाले हैं ना, हाफ इंटू बेस, बेस क्या ए बी है, बेस क्या आता है, जिसपे परपेंडिकुलर डालते हो वही भुजा बेस कहलाता है, और इंटू हाइट, हाइट क्या है ओ ई, तो बराबर 1/2, ए बी का वैल्यू बताओ कितना होगा, ए से बी, अरे x यहां तक है और 8 यहां तक है, यानी x + 8 इंटू हाइट, हाइट तो आपका यही ओई का वैल्यू, ये त्रिज्या है कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 2 से ये कैंसिल हुआ, तो यानी अब 2 का गुणा इसमें भी कर दोगे 2x, और 2 का गुणा इसमें करोगे 8 दूनी 16। या आप एक काम करो, बाद में हम लोग ये सरल करेंगे, पहले आप इतना करके लिख दो, 2 यहाँ पर बचा है और यहाँ पर कितना बचा है, x + 8, कोई दिक्कत नहीं आता। तो आपने इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाला। अब क्या इसी प्रकार से हम इधर का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं वाला, क्योंकि बताओ ये भी तो त्रिज्या है, अगर ये त्रिज्या है तो यह स्पर्श रेखा हुआ, यह भी तो इस पे परपेंडिकुलर होगा, यानी अब बताओ चूंकि ओ एफ ये भी परपेंडिकुलर होगा किस पे, एसी पर, बोलो। तो अगर यह इस पे क्यों परपेंडिकुलर, रीजन देना है दे दो, भैया त्रिज्या है और त्रिज्या आपका परपेंडिकुलर होता है किस पे, स्पर्श रेखा पर। देखो इतना लंबा हम एक स्टेप काट रहे, अगर स्टेप काटते तो आपका थोड़ा छोटा दिखता। तो जैसे यह परपेंडिकुलर हुआ तो क्या इस त्रिभुज के लिए यह ऊंचाई का काम किया कि नहीं काम किया,
फिर ये बेस का काम कर जाएगा। तो आप इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल बता सकते हो कैसे, त्रिभुज ओ सी ए, अरे यही त्रिभुज बना ना, तो इस त्रिभुज को आपने क्या बोला है, ओ सी, त्रिभुज ओ सी ए का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है ए सी इंटू हाइट, और हाइट आपका यही होगा यानी ओ से एफ तक, ओ एफ। समझ में आए बात। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, त्रिभुज ओ सी ए, त्रिभुज ओ सी ए का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस ए सी का वैल्यू बताओ, x प्लस 6 हो जाएगा, x प्लस 6 इंटू हाइट, हाइट आपका वही कितना है 4, तो 2 दूनी 4, तो त्रिभुज ओ सी ए का क्षेत्रफल कितना आया बताओ। ये यहाँ पर 2 बचा है ना, तो 2 को हम इधर रख देते हैं, बाकी आपका यहाँ पर क्या है x प्लस 6। आपको इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल यानी ये क्षेत्रफल पूरा मिला, आपको ये क्षेत्रफल पूरा मिला, और आपको ये भी क्षेत्रफल पूरा मिला, और आप जोड़ दोगे पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। यानी इसको कुछ माने हो समीकरण 1, इसके क्षेत्रफल को आपने कितना माना समीकरण, अच्छा 2 इसे माने, इसको मान लो 3, और इसको मान लो समीकरण नंबर 4। तो क्या करें, तीनों समीकरण को यानी 2 3 4 को जोड़ देंगे पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो समीकरण 2 में 3 में 4 को जोड़ दो, 2 3 और 4 को जोड़ने पर, तो जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा, त्रिभुज एबीसी का पूरे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल मिला ना, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। या एक काम करो पहले जोड़ के लिख दो, एक लाइन बात करते हैं। तो बताओ समीकरण 2 कितना है, त्रिभुज ओबीसी का क्षेत्रफल प्लस समीकरण 3 कितना है, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल प्लस समीकरण 4 कितना है, त्रिभुज ओ सी ए का क्षेत्रफल, और यही किसके बराबर आ जाएगा बताओ, ये क्षेत्रफल कितना आया है 28, ये क्षेत्रफल कितना आया है 2 गुणे x प्लस 8, और यह क्षेत्रफल कितना आया है 2 गुणे x प्लस 6। समझ में आ रहा है ना। और आप ऑलरेडी ये तीनों त्रिभुज जोड़ोगे तो पूरा बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा, और पूरा बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल के बैठे हो अलग से ना। तो पहले आप इतना कॉपी करो, फिर इसके आगे में इसका सोल्यूशन देखें। तो आप इसे कॉपी कर चुके होगे। तो अब बताओ ये क्षेत्रफल प्लस ये क्षेत्रफल प्लस ये क्षेत्रफल, इतने की जगह हम क्या पूरा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ये आपका पहले का है ना, अभी इसका काम है इसलिए नहीं मिटा है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, अरे हमने इन तीनों की जगह बस इतना लिख दिया, बाकी ये क्या यहाँ पे आप 2 कॉमन ले सकते हो क्या, देखो तो अगर 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचा कितना, यहाँ पर 14 बचा, यहाँ पर आपका x प्लस 8 बचा, अरे 2 कॉमन ले तो x प्लस 8 ही बचा है ना, और ये 2 बाहर की हो तो भी आपका यहाँ पर कितना बचा x प्लस 6। और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आपने पहले समीकरण से निकाल के बैठा है कितना 4 अंडर रूट 3x प्लस 14 प्लस x बराबर 2 इंटू, अच्छा इसको थोड़ा जोड़ो घटाओ, x और x मिलके कितना आ जाएगा 2x प्लस 6 6 12 13 14, और 14 14 मिलके कितना आ जाएगा 28। तो क्या फिर से 2 कॉमन ले सकते हो क्या, तो जब 2 कॉमन लोगे यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो 2 हमने कॉमन लिया, और जब यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पर भी कितना बचेगा 14, लो अब 4 से आपका 4 कैंसिल हुआ। समझ में आ रहा है ना। और आपने यहाँ पर इतने की जगह इतना कहाँ से लिख दिया समीकरण 1 से, अरे समीकरण 1 से ही तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 4 इंटू इतना था, तो आप यहाँ पर रीजन बता मतलब कोष्टक में लिख देना, हम ये लिखे हैं समीकरण नंबर 1 से। अब यहाँ पर बचा कितना अंडर रूट 3x इंटू 14 प्लस एक्स, सॉरी 14 प्लस एक्स, ये बराबर है x प्लस 14। क्या करें दोनों साइड का वर्ग कर दे, क्योंकि x का मान निकालना है। अब देखो समीकरण बन गया है, ये x का मान निकल जाएगा, तो क्या करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो इधर का अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा कितना 3x इंटू 14 प्लस एक्स, सॉरी 14 प्लस एक्स ना, और जब इधर का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा, इसको भी मैं ऐसे 14 प्लस एक्स लिख सकते नहीं लिख सकते हैं बोलो, लेकिन इसका वर्ग करोगे तो इसका भी क्या हो जाएगा वर्ग, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ क्या यहां से एक कैंसिल कर दे सीधा, देखो क्योंकि आप जब कैंसिल करते हो बस आप देखते हो कि वह जीरो ना हो, तो ये तो जीरो नहीं है, क्योंकि अगर ये जीरो कब होगा जब x वैल्यू कितना होगा -14, जब x वैल्यू -14 रखोगे तभी तो ये जीरो होगा। क्या x कोई -14 हो सकता है, x है क्या लंबाई,
लंबाई -14 नहीं हो सकता। अगर ये x वैल्यू -14 हो सकता तब आप कैंसिल नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया, कैंसिल। और यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि चूंकि x ये कभी आपका -14 नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना बात। देखो कोई भी चीज जब आप कैंसिल करते हो, जैसे इधर आपका x है, इधर आपका क्या है, x स्क्वायर है, तो एक x को आप एक x से कैंसिल कर सकते हो क्योंकि x स्क्वायर का मतलब 2x है, x गुणे x, तो एक x आप हटा सकते हो। लेकिन शर्त है अगर उस x का वैल्यू 0 होगा तो आप नहीं काट सकते हो। जब तक आप ये श्योर ना हो, निश्चित ना हो कि वो x 0 ना हो, तब तक आप उसको काट नहीं सकते हो। क्योंकि काटने का मतलब क्या होता है, भाग देना। x में आपने x का भाग, x स्क्वायर में आपने x भाग दिया तभी तो एक कटा। और अगर x 0 का तो 0 से भाग देने का कोई मतलब नहीं होता है। 0 से भाग दोगे वैल्यू अपरिभाषित आता है। तो बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। तो जब किसी चीज को काटते बस आप ये चेक किया करो क्या वो 0 तो नहीं हो सकता है। तो हमको यहाँ पर सीधी सी बात पता है, हमने 14 प्लस x में से ये 14 प्लस x का स्क्वायर है, स्क्वायर यानी 14 प्लस x इंटू 14 प्लस x, तो एक 14 प्लस x को हमने काट दिया। लेकिन हम चेक करेंगे क्या है, 14 प्लस x 0 तो नहीं है। 14 प्लस x 0 कब होगा, जब x वैल्यू कितना रखोगे, -14। अरे -14 प्लस 14 तभी तो 0 होगा, और x आपका -14 हो नहीं सकता क्योंकि x है लंबाई, लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो फिर इधर बचा कितना, 3x, और इधर कितना बचा, 14 प्लस x। प्लस x इधर लेके चले, तो प्लस x इधर आकर क्या हो जाएगा, -x। तो 3x माइनस x यही बराबर 14। 3x में x घटाओ कितना आ जाएगा, 2x बराबर 14, और 2 सते 14, तो x बराबर कितना आया, 7। आपको x का ही तो वैल्यू पूछा था, तो x बराबर कितना आया, 7। काफी लंबा क्वेश्चन था ना। तो देखो ये केवल इतना पूरा डिटेल हर स्टेप लिखा गया है, एक एक स्टेप लिखा गया है, इसलिए इतना लंबा पड़ा है। अब कुछ कैलकुलेशन आप अपने मन में भी कर सकते हो, कुछ कैलकुलेशन पार्ट आप हटा सकते हो। तो हमने हर स्टेप लिखा है, एक स्टेप भी कट नहीं किया जिससे आपको पूरा प्रॉपर समझ में आए। और देखो अगर वैसे देखा जाए तो आप केवल वैसे मुंह से बता दोगे, अरे मतलब आंसर नहीं बता दोगे। आपको एक बार फिर से सवाल देख लो, एक बार सब फिर से सवाल देखो, हम सब कुछ मिटा दिए, बस फिगर में बता देंगे, आप लोग समझ जाओ कैसे। आपको सवाल में दिया था कि एक वृत्त है, वृत्त के परिगत आपने क्या खींचा, एक त्रिभुज खींचा है ना। ये त्रिभुज की ये भुजा डी पर स्पर्श कर रहा है, आपको ये बोला था 8 था, ये बोला आपको 6 है। तो आपको ये पूरा भुजा पूछा था, आपको ये पूरा भुजा पूछा था, ठीक। तो अगर यह 8 है तो ये भी 8 होगा, और यह 6 है तो ये भी 6 होगा। हमने इसको मान लिया x, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, x। तो अगर हमको बस x पता चल जाए तो हम ये भुजा बता सकते हैं और ये भुजा बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। तो अब दिक्कत है x का मान निकालना। x एक चर आप माने हो, एक चर का मान निकालने के लिए आपको एक समीकरण चाहिए। तो अगर आपको वृत्त का परिमाप देता तो आप इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना करके एक समीकरण आपका बन जाता, परिमाप देता। लेकिन आपको परिमाप नहीं दिया है, ठीक है। हमको त्रिभुज की 3 भुजा पता है, तो हम हीरोन्स के फार्मूला से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बता सकते हैं ना। तो हीरोन्स का फार्मूला क्या होता है, √s s माइनस a s माइनस b s माइनस c। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ठीक है आप हीरोन्स फार्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते, लेकिन आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल भी नहीं दिया है। इतना बेरहम हो गया है, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल भी नहीं दिया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं दिया, लेकिन हमको समीकरण तो बनाना ही पड़ेगा। तो फिर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल किसी दूसरे तक, क्योंकि एक तरीके से निकाले थे इतना आया था, और दूसरे तरीके से तीनों जोड़ के निकाल दिए। और तीनों जोड़ के आप निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, छोटे का फिर इसका क्षेत्रफल फिर इसका क्षेत्रफल, और तीनों का क्षेत्रफल जोड़ दोगे तो आपको पूरे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो पूरे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल इस प्रकार से मिला। अब पूरे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने ऑलरेडी निकाला था, और जोड़ 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 के आपने निकाला, ये तो है तो बराबर ही आएगा दोनों बार। तो हमने क्या कर दिया, दोनों को बराबर सॉल्व कर दिया, x का मान आ गया। कितना सिंपल था, है ना सिंपल। तो ठीक है, अब आपको x का मान पता चला, तो क्योंकि हमको ये पूरा भुजा पूछा है, तो पूरा भुजा बस x प्लस 8 पहली भुजा हो जाएगी, और x प्लस 6 आपकी दूसरी भुजा हो जाएगी। तो यहां से आप क्या लिखोगे कि दिस इंप्लाइज दैट AB यानी पहली भुजा कितनी होगी, x प्लस 8 ना। तो दिस इंप्लाइज दैट AB बराबर कितना होगा, x वैल्यू कितना मिला, 7 और 8, 7 7 14 1 15। तो पहली भुजा की लंबाई कितनी मिली, 15 सेंटीमीटर। और ये भी बता दो ना, इतने में उब गए, AC क्या बताना है, AC। तो AC कैसे बताओगे, x प्लस 6। तो x प्लस 6 यानी दिस इंप्लाइज दैट AC बराबर x वैल्यू कितना आपको मिला है, 7 प्लस 6, 6 6 12 1 13। तो ये 13 होगा, ये 15 होगा, बाकी 6 6 12 थे, ये 14 दिया ही है। तो 13 14 15 ना क्रम में आया। समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आया। तो आपको इसमें जो भी बचा ये भी आप कॉपी कर लो। फिर इसके आगे आपका एक क्वेश्चन बचा है, फिर उसको हम लोग करके ये प्रश्नावली कंप्लीट करेंगे। अब देखते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। इधर सुनो, आपको क्या बोला है कि कोई एक वृत्त है,
इस वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब कोई भी चतुर्भुज हो सकता है, आपका समांतर चतुर्भुज हो, सम चतुर्भुज हो, आयत हो, वर्ग हो, हमको कुछ भी, केवल हम क्या बना देते हैं, एक चतुर्भुज। मान लो एक भुजा ये हुआ, सॉरी ये तो कट करके निकल गया। आप ऐसा करना, परिगत का मतलब क्या होता है, जो भुजा इसको केवल क्या करे, स्पर्श करे। परिगत का मतलब क्या होता है, भुजा केवल स्पर्श करे। एक भुजा फिर आपका ये हुआ, दूसरी भुजा आपकी फिर ये हुई, फिर तीसरी भुजा आपकी, चलो ना, तीसरी भुजा आपकी कुछ ये हुई ना, तो ये आपका क्या हुआ, इस वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज। मान लेते हैं कि चलो इसको ए बी सी डी, और इस वृत्त का केंद्र क्या मानते हैं, ध्यान समझना क्वेश्चन में क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं यानी ये भुजा और ये भुजा, और आमने सामने भुजा यानी ये भुजा तो ये भुजा, ये केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। संपूरक कोण मतलब जो कोण अंतरित करेगी, कोण अंतरित करने का मतलब जो कोण बना रही है। अरे ये भुजा केंद्र पर कुछ कोण बनाएगी, और ये भुजा भी केंद्र पर देखो कुछ कोण बनाएगी, तो ये कोण और ये कोण दोनों मिलकर क्या ये शीर्षाभिमुख कोण है क्या, नहीं, ये शीर्ष, आपने जब आप शीर्षाभिमुख कोण देखते हो तो दो रेखा के बीच में देखते हो सकता है ये रेखा ऐसा, ये रेखा टेढ़ा, ये रेखा यही इधर जाके नहीं मिला है, बात समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, और ये रेखा इधर जाके भी नहीं मिला है, ठीक है, तो ये सीधी रेखा नहीं, ये दोनों कोण बराबर हो ये जरूरी नहीं है फिलहाल, अब वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हम नहीं पता, तो बस करना क्या है कि यह भुजा कुछ केंद्र पर कोण बनाएगा, यह कोण बनाएगा, और यह भुजा भी केंद्र पर कुछ कोण बनाएगा, यह कोण बनाएगा। आपको सिद्ध करना यह दोनों कोण क्या होना चाहिए, समपूरक। समपूरक का मतलब दोनों मिलकर कितना होना चाहिए, 100, और केवल यही नहीं, अब ये 180 हो जाएगा तो ये भी दोनों मिलकर 180 हो ही जाएगा, क्यों, एक सर्कल में 360 अंश का कोण बनता है, तो अगर 180 ये हुआ तो 180 फ्री हो जाएगा। आप कोई भी एक कोण सिद्ध कर दो, कैसे सिद्ध करोगे आपको पता है, ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं, फिगर को थोड़ा कोण एक कोण दो कोण, क्या ये स्पर्श बिंदु हुआ, या भी स्पर्श बिंदु हुआ, या भी स्पर्श बिंदु हुआ, या भी स्पर्श बिंदु हुआ, तो स्पर्श बिंदु से होके जाने वाला एक प्रमेय पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, तो बस आप क्या करो, इसको मिला दो, इसको क्या करो, इसको क्या करो, मिला दो, इसको मिला दो। चलो इस कोण को हम एक मान ले, इसको दो मान ले, इसको तीन, इसको चार, इसको 5, 6, 7 और इसको 8। क्या कोण एक कोण 2 के बराबर हुआ, बोलो, कोण 3 कोण 4 के बराबर हुआ, क्यों, ध्यान से देखो, कोण 2 3 के बराबर होगा, ये बाह्य बिंदु हुआ, ध्यान से देखना, ये बाह्य बिंदु है, ये स्पर्श रेखा हुआ, तो अगर ये स्पर्श रेखा है तो ये स्पर्श बिंदु हुआ, स्पर्श बिंदु से होके जाने वाली त्रिज्या हुआ, तो त्रिज्या के बीच जो कोण बनेगा, बाह्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा उसको समद्विभाजित करती कि नहीं करती है, पूरा प्रमेय आपने 3-4 बार इसे पढ़ चुका है, यानी ये जो 2 होगा ये किसके बराबर होगा, 3 के। फिर सेम वैसे ये भी बाह्य बिंदु हुआ क्या, फिर ये भी स्पर्श रेखा हुआ, स्पर्श रेखा वृत्त को जाके जहां टच करेगी वो स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु से होके जाने वाली त्रिज्या हुई, त्रिज्या के बीच ही पूरा कोण बना, तो केंद्र और मिलाने वाली रेखा समद्विभाजित करेगी, यानी जो कोण 4 होगा ये किसके बराबर हो, कोण 5 के। सेम वैसे जो कोण 6 होगा ये किसके बराबर, कोण 7 के, और जो कोण 8 होगा ये किसके बराबर हो, कोण 1 के। ये बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, तो जब ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, हमको चाहिए क्या, इतना और इतना, और हमको इतना और इतना, क्योंकि ये भुजा यही तो कोण बना रहा है, तो ये चाहिए, तो इसके जगह हम ये रख देंगे और इसके जगह हम ये रख देंगे, जो चाहिए उसको रखना, जो नहीं चाहिए उसके जगह बराबर वाला जो दूसरा है उसको रखना। समझ में आ रहा है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है, तो पहले आओ इसको लिखते हैं, पहले क्या लिखो, माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके परिगत एक चतुर्भुज, चतुर्भुज का नाम बताओ, ABCD, चतुर्भुज ABCD, ठीक है, ABCD आपका क्या है, इसके परिगत एक चतुर्भुज है। आपको क्या सिद्ध करना है कि आमने सामने की भुजा केंद्र पर समान कोण बनाएगी, तो यानी BC के द्वारा केंद्र पर बना कोण, तो बताओ भैया, चलो पहले आप लिखना बताओ, ये पूरा कोण यही तो चाहिए, और ये भुजा केंद्र पर यही तो कोण बनाया, इसको BOC लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, तो यानी हमको सिद्ध करना है, ये भी देखो आपका वृत्त का बहुत ही कम क्वेश्चन है, लगभग सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कोण BOC, ये कोण प्लस इसके सामने की भुजा ये है, इसके द्वारा केंद्र पर कौन सा कोण बना, AOD, यानी कोण
ए ओ डी ये कितना होगा, समपूरक। समपूरक यानी दोनों मिलके 180 अंश, हमको यही सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक दो इतने कोण को, केवल इतने कोण को हमने माना 3 और इतने कोण को हमने क्या माना 4। फिर ये आपका 5 हुआ, ये आपका 6 हुआ। आप अच्छे से फिगर बना के दिखाओगे, इस कोण के बारे में आपको लिखना नहीं। अरे फिगर बनाए हो ना, फिगर बना के आप बता ही तो रहे हो, और क्या कर रहे हो फिगर बना के। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप 1 2 3 4 बस अच्छे से 8 कोण पूरा बना देना। अब आप सीधा बताओ। चलो अच्छा, इसका मतलब हमको क्या सिद्ध करना है, बीओसी क्या है, बीओसी यानी 3 और 4, यानी हमको क्या सिद्ध करना है, कोण 3 प्लस कोण 4। और एओडी का मतलब क्या है, एओडी यानी 7 और 8, यानी कोण 7 और कोण 8 ये मिलके हमको सिद्ध कर देना है 180 अंश चित्र के हिसाब से। तो अब बताओ ध्यान से देखो, क्या 2 3 के बराबर है, ये कोण 2 3 के बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, लैंग्वेज अभी याद करवाते भूल गए आप। चलो हम एक ही बार में सभी कोण को लिखते हैं ना, फिर उसका सबका रीजन एक ही बार में देंगे, बार बार नहीं देंगे। आप समझ लेना, देखो बी से ये स्पर्श रेखा है तो ये स्पर्श बिंदु हुआ, ये स्पर्श रेखा। आप सीधा बताओ, कोण 2 ये बराबर होगा किस कोण के, कोण 3 के। फिर कोण 4 ये बराबर होगा कोण 5 के। कोण 6 बराबर होगा कोण 7 के। और कोण 8 ये बराबर होगा कोण 1 के। इस पूरे को चलो हम बोल देते हैं, चलो एक काम करो, कुछ समीकरण बोलते रहो। अभी कुछ समीकरण नहीं बोले हो, इसको मान लो 1, इसको मानो 2, इसको मानो 3 और इसको मानो समीकरण नंबर। और ये चारों कोण आपस में बराबर क्यों हुए, क्योंकि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचोगे, वृत्त को जहां स्पर्श करेगा वो स्पर्श बिंदु कहलाता है। तो स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्याओं के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा द्वारा समविभाजित हो जाती है, यानी 2 3 के बराबर इसलिए हुआ। फिर ये आपका स्पर्श बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से आप केंद्र पे स्पर्श वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो यह स्पर्श बिंदु हुआ। तो स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्याओं के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा, केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा उसको बराबर बांट देगी, यानी 4 बराबर हो जाएगा 5 के। सेम वैसे ये भी, सेम वैसे ये भी, यानी इसका लैंग्वेज हम लिख रहे हैं कैसे, बाह्य बिंदु से या बाह्य बिंदु को केंद्र, बाह्य बिंदु तथा केंद्र को मिलाने वाली रेखा, बाह्य बिंदु तथा केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या करती है, मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से होके जाने वाली त्रिज्याओं, होकर जाने वाली त्रिज्याओं द्वारा, त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को, केंद्र पर बने कोण को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। अगर ये समद्विभाजित करती, इसीलिए ये सभी कोण क्या हुए, बराबर हुए। ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, इसीलिए हमने सबको बराबर लिखा है। अब बताओ, क्या आपको पता है कि चार ये सभी कोण 8 कोण मिला दोगे कितना हो जाएगा, 360 अंश, क्योंकि 8 कोण मिला के एक सर्कल बनाओ। तो ठीक है, बहुत सही, आप लोग बहुत तेज। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360 अंश। पता है ना ये, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आपको सिद्ध करना है, आप उस पर भी नजर रखना। हमको 3 चाहिए, कोण 1 चाहिए क्या, बाप रे नहीं चाहिए, तो कोण 1 की जगह क्या लिख देंगे, कोण 8। कोण 2 चाहिए, जो सिद्ध करना है उसमें कोण 2 नहीं चाहिए, तो कोण 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोण 3। कोण 3 चाहिए, यस, उसको रहने दो। 4 चाहिए, हाँ, इसको भी वैसे रहने दो। 5 नहीं चाहिए ना, तो 5 की जगह कुछ रखो, 5 की जगह क्या रख सकते हो, कोण 4। 6 चाहिए, नहीं चाहिए, तो कोण 6 की जगह क्या रखो, कोण 7। कोण 7 चाहिए और कोण 8 भी चाहिए, तो ये कितने के बराबर हो, 360 अंश। अब बताओ, क्या ध्यान से देखो, 2 बार कोण 3 मिला, कोण 4 भी 2 बार मिला, कोण 7 भी 2 बार मिला, और कोण 8 भी देखो 2 बार मिला, यही बराबर कितना हो, 302 कॉमन लो, तो बचा कितना, कोण 3 कोण 4 कोण, अच्छा कोण 7 ना, और नंबर में कोण 7 कोण 8 यही बराबर 300। तो 2 गुणा इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग, तो 2 का भाग दोगे 180 आएगा, यानी कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 यही बराबर हो 360 अंश। यानी कोण 3 और कोण 4, 3 और 4 में के यही तो बीओसी बना है, यानी एंगल बीओसी
और 7 और 8 मिलके क्या बनाए, 7 और 8 मिलके ये पूरा एंगल बनाए, यानी AOD, कोण AOD। ये किसके बराबर आ गया, अरे भैया यहाँ पर काटे हो ना, तो 180, अरे 2 का भाग दोगे 360 में 2 का भाग दोगे 180 अंश आएगा, तो ये कितना हो गया 180 अंश। ये तो आपको सिद्ध करना था, तो बस इतने पे खुश मत हो जाओ, एक लाइन और लिख देना कमेंट करके, क्या, अतः वही बुक का लैंग्वेज कॉपी कर देना, क्या कि समांतर सॉरी, यदि किसी वृत्त के परिगत कोई चतुर्भुज खींचा जाए तो सम्मुख भुजा के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होता है, यानी मिलके 180 अंश होता है। समझ में आया ना, कहीं दिक्कत है किसी को? तो आपका ये प्रश्नावली यहाँ पर कंप्लीट हुआ, तो फिर आज यहाँ तक बस करते हैं। अब अगला प्रश्नावली आपका है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, उसको हम लोग अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।